जी हसन कह रहे हैं जी सर पाकिस्तान कैन go to ICJ because of Shimla agreement? No, Pakistan cannot go to ICJ because of Shimla agreement because of the fact कि पाकिस्तान और इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट में ये कहीं भी एग्री नहीं किया कि इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट ऑन शिमला एग्रीमेंट वी विल गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. Pakistan and India cannot go to International Court of Justice on Shimla Agreement because Pakistan and India never decided in Shimla Agreement that in case of violation of Shimla Agreement, right, we will go to the International Court of Justice. ऐसा नहीं है, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा सकते. हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शिमला एग्रीमेंट पे नहीं जा सकते. हसन क्लियर हो गया जी? और हाउ मेनी लेसन्स वी हैव इन आवर क्लास? इसके अलावा हमारे पास आज की क्लास के बाद हमारे पास मेरे ख्याल में 3 क्लासेस जो हैं वो बच जाएंगे जी. ओवन डिक्सन प्लान इज कंफ्यूजिंग. मैं आपको वो बता देता हूँ. ओवन डिक्सन प्लान आपको समझा देता हूँ दोबारा. और जी पहले ओवन डिक्सन प्लान आपको मैं बता देता हूँ जी. ओवन डिक्सन प्लान बेसिकली क्या था? ओवन डिक्सन प्लान जो है, ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट के एक जज थे सर ओवन डिक्सन. उन्होंने कश्मीर का जो सोल्यूशन था उसको समझाया था और उसको डिवाइड करके उन्होंने डिवीजन कर दी थी कश्मीर के सारे के सारे एरिया की. अब आप कश्मीर को एज अ स्टेट ज़हन के अंदर लेकर आए. कश्मीर एज अ स्टेट. अब इस स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मेजर एरियाज एग्जिस्ट करते हैं वो है, एक लद्दाख का रीजन है, एक जम्मू का अपना रीजन है, एक कश्मीर वैली है, और 7 नदरन एरियाज हैं जिनको हम गिलगित बल्तिस्तान और वो ये एरियाज कहते हैं. ये कलेक्टिवली सारे का सारा इलाका जो है ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उसको कहा जाता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ओवन डिक्सन ने क्या किया? ओवन डिक्सन ने इस पूरे के पूरे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इन 4 इलाकों में डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान को उसने डिवीजन को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कैसे? लद्दाख उसने कहा जी बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, इंडिया के पास चला जाए. जम्मू को स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों के अंदर. स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में. जो चनाब रिवर है वो बिल्कुल दरमियान से गुजरता है जम्मू के, तो उसने जम्मू को 2 हिस्सों में डिवाइड करके ईस्ट और वेस्ट साइड के अंदर वो इंडिया और पाकिस्तान को उसने दे दिया. यहां से वो चनाब फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है. कश्मीर वैली जो है इसमें उसने कहा प्लेबिसाइड करवा लो. और कश्मीर वैली का जो थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान ने ऑलरेडी 1947-48 की इंडिया पाकिस्तान वॉर ने जीत लिया था. इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर उसने उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया था. वो एरिया और नदरन एरियाज जिसको हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं ये उसने पाकिस्तान को दे दिए. यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आजाद कश्मीर का जो एरिया और गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान के पास, ओवन डिक्सन प्लान में वो एरिया पाकिस्तान के पास ही था. साथ इसके एक्स्ट्रा में जम्मू भी मिल रहा था. कश्मीर वैली में अगर प्लेबिसाइड करवा लिया जाता तो वो भी हमारे पास आ जाती. लद्दाख का एक रीजन था जो हमारे हाथ से जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इस पे एग्री नहीं किया. ये एक था जी. ऊपर जाएंगे जरा, ऊपर कमेंट आया था जी. इज पाकिस्तान द मेंबर ऑफ यूएन? जी ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ यूएन. आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हो तो आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है वो रेजोल्यूशंस आपकी आई हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस आपके पास आई हैं. आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन द 30th of September 1947, राइट? ऊपर जाइए और ऊपर करें जी. ओवन डिक्सन प्लान हो गया जी. जी बरका को जरा अनम्यूट कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. सर मेरा एक क्वेश्चन है, बल्कि ये समझने की कन्फ्यूजन है, कश्मीर इशू पे थी थोड़ी सी, अगर मैं वो क्वेश्चन कर दूँ. सर उसमें जो एक आर्टिकल 368 था और 371 था, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ आई है कि जो उनकी अमेंडमेंट्स कर सकती है वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है. आर्टिकल 371 370 हम जो 370 सब क्लॉज 1 जी 370 का क्लोज 1.
सर उसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ आई कि जो पार्लियामेंट है वो इसको चेंज कर सकती है, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्रेसिडेंट है उसने इसको रिवोक किया है। जी तो सर बिल्कुल। कैसे था ये, मतलब इसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। हाउ? मैं आपको समझा देता हूं। जहां तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, क्लियर। इस तरह यस सर। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 238 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है, ठीक है। ओके पाकिस्तान सर। के कॉन्स्टिट्यूशन 238 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 368 है। यहां तक तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यस सर। आर्टिकल 370 वो वाहिद आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो आर्टिकल है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए चेंज हो सकता है। बाकी किसी और आर्टिकल के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में सिवाय आर्टिकल 70 के ये नहीं लिखा हुआ कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए भी चेंज किया जा सकता है या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए भी इसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 370 जो है वो वाहिद आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि ये जो आर्टिकल है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जो है ना वो चेंज किया जा सकता है, क्लियर है। इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसको चेंज किया। पर सर मैंने इसको जब सर्च किया तो उसमें आर्टिकल 371 का जो सब क्लोज 1 था उसमें यही लिखा हुआ था कि ये द यूनियन पार्लियामेंट कैन ओनली मेक लॉ फॉर द स्टेट इन द कंस्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। कि आपका जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो आपके पास जो आर्टिकल 370 में है उसमें लिखा हुआ है कि ये कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये यूनियन पार्लियामेंट। ओके सर। सर ये पार्लियामेंट का जो जिक्र किया गया वो, सॉरी सर आवाज कट रही है। इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जनाब कश्मीर के पार्लियामेंट ने कहा कि हमसे तो कंसेंट ही नहीं लिया गया। जब आपने हमसे कंसेंट ही नहीं लिया तो आपने जो रेवोकेशन की है आर्टिकल 370 की ये गलत है। तो इंडिया का क्लेम जो है इसके ऊपर ये था कि नहीं जी हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए इसको रिवोक कर दिया और क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ही नहीं थी तो हमने गवर्नर से इसका अप्रूवल ले लिया और गवर्नर क्योंकि पार्लियामेंट की जगह गवर्नमेंट की जगह वहां पे गवर्नर मौजूद था, गवर्नर से उसका अप्रूवल लेके हमने इसको रिवोक कर दिया। ये इंडिया का स्टांस मौजूद है। लेकिन आर्टिकल 370 वो वाहिद आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए ही रिवोक हो सकता था और उन्होंने उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए ही रिवोक किया है। बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं, बाकी सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो उसके अंदर जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल जो है वो शुरू के अंदर लेना जो है वो जरूरी होता है, जो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। ओके सर। सर यहाँ पर आपके नोट्स में एक और बात भी थी कि असेंबली जो थी 1956 इसको डिसॉल्व कर दिया गया था और वो कुछ लोग 370 के आर्टिकल्स को मतलब प्रूव करने के लिए इस चीज़ को जो है वो बताते हैं। तो ये किसकी असेंबली थी 1956 वाली? अब वो मैं आर्गुमेंट ये इसके लिए नोट्स के अंदर ऐड किया था कि कुछ लोग ये आर्गुमेंट भी देते हैं कि जब ये बात की जाती है कि पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 370 को चेंज कर सकती है तो ये उस पार्लियामेंट की बात की जा रही है जिसने आर्टिकल 370 पहले इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्टम में। यस सर, मीर कासिम। वो पार्लियामेंट है जो 1956 में खत्म हो गई है इंडिया कश्मीर के अंदर। तो यानी कि बाय डिफॉल्ट वो पार्लियामेंट जिसने आर्टिकल 370 को इंस्टॉल करवाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिर्फ उसी के पास राइट था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 370 को रिमूव करवा दें। अब वो खुद जो है वो 1956 में खत्म हो गए, इसीलिए इंडिया जो है बाय डिफॉल्ट आर्टिकल 370 को सिरे से ही चेंज नहीं कर सकता था क्योंकि उसने जिस पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना था वो पार्लियामेंट 1956 में ही खत्म हो गई। ओके सर, ये 1956 वाली जो पार्लियामेंट थी ये जम्मू एंड कश्मीर की थी, राइट? ये जम्मू एंड कश्मीर की पार्लियामेंट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर क्लियर। कि इसका क्या है जी सर, जस्ट आफ्टर 2 months of Pakistan existence became the member of UN सर ने कल बताया था। सर इज दैट अ फ्लॉ? आई डोंट, मतलब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया आप कि व्हाट इज द क्वेश्चन। वहीद को जरा अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं किसी बच्चे ने पूछा था, मैं उससे बता रहा था कि पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूएन जस्ट आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो आपने कल बताया था, मैं बता रहा था। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था सर कि आप बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो उसको
आप जो बता रहे थे अभी इंडिया के अंदर, वो इम्प्लीमेंटेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, या जैसे आप बता रहे थे, तो सर वो एक फ्लॉ है या एक अच्छी बात है? फ्लॉ नहीं है ये उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन ऐड की हुई है, जिसमें आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ऐड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन ऐड है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 6 वीक्स के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव होगा। पाकिस्तान ने 6 वीक्स की जगह 120 डेज लिखा हुआ है। हमारी मर्जी, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को पार्लियामेंट से अप्रूव करवाने के लिए 120 दिन का टाइम रखा हुआ है, इंडिया ने 6 वीक्स का टाइम रखा हुआ है। हमने गवर्नर के ऑर्डर को अप्रूव करवाने के लिए 90 डेज का टाइम रखा हुआ है। ये हमारा अपना प्रोग्रेटिव है, उनका अपना प्रोग्रेटिव है। उनके आर्टिकल्स देख लें वो 390 तक चले जाते हैं, हमारे टोटल आर्टिकल्स जो है वो 270 की 280 के करीब आते हैं, 278 टोटल आर्टिकल्स। तो हर स्टेट का अपना डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप किसी भी तरह की चीजें ऐड कर सकते हो, उसमें कोई ये फ्लॉ नहीं है, उन्होंने उसको स्पेसिफिकली इस तरह ऐड किया हुआ, राइट? ठीक हो, थैंक यू। 280 आर्टिकल्स राना यूसुफ पहले थे, आप जो है 2 आर्टिकल्स रिमूव हो गए पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन से आफ्टर द अमेंडमेंट्स, अब 278 आर्टिकल्स रह गए जी। सर एनी एग्जांपल ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम ट्रांसफर इनटू इंटरनेशनल प्रॉब्लम? कोई भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम ट्रांसफर हुई हो? पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल पूछ रहे हैं आप? दुनिया में, दुनिया की एक एग्जांपल जो है उसके अंदर आप रोहिंग्या क्राइसिस की एग्जांपल दे सकते हैं। रोहिंग्या क्राइसिस, इट वाज अ डोमेस्टिक प्रॉब्लम ऑफ म्यांमार, इट कन्वर्टेड इनटू इंटरनेशनल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वहां पे जिनोसाइड होना शुरू हो गया, और जिनोसाइड इंटरनेशनल क्राइम होता है। जिनोसाइड इंटरनेशनल क्राइम होता है, और इंटरनेशनल क्राइम का मतलब यह है कि कोई भी स्टेट आपको प्रोसिक्यूट करवा सकती है उस क्राइम के ऊपर। अगर आपको इंटरनेशनल क्राइम जो है वो कमिट करते हो तो कोई भी स्टेट आपको प्रोसिक्यूट कर सकती। तो रोहिंग्या क्राइसिस एक एग्जांपल है जो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुई थी। So in the Article 370, the ministries taken by India is the same they do with other every province in India. Ministries here. De facto to de jure, बरका de facto का मतलब होता है टेम्परेरी, de jure होता है परमानेंट। सर इंडिया ने जो गवर्नर से अप्रूवल लिया था वो कांग्रेस का अपॉइंटेड था, जो उसने अप्रूव किया, कांग्रेस का नहीं। वो आर्गुमेंट जो है कि उनका बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, बाय द हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, वो गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती। आर्टिकल 7 और 10, किसका आर्टिकल 7 और 10 पूछ रही हैं आप? ये जरा कीजिएगा इनको। अस्मा को करना। जी अस्मा, हेलो। आप आर्टिकल 7 और 10 कौन सा पूछ रही हैं? मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक। असद कह रहे जी आर्टिकल 35A मेड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1953। हाँ जी, तो कहीं प्रेसिडेंट ये अमेंडमेंट हुई थी ना। ये देखो यार, सिंपल आर्गुमेंट है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े होंगे, जब आर्टिकल के आगे ए लिखा आ जाता है इसका मतलब होता है ये अमेंडमेंट थी। अमेंडमेंट होती है तो उसके आगे ए लिखा आता है। जिस तरह हमारा 19A है, 25A है, 10A है, ये पाकिस्तान के 3 आर्टिकल्स हैं जो 18th अमेंडमेंट के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किए थे। तो इंडिया के अंदर भी जो आर्टिकल 35A है ये अमेंडमेंट के जरिए आया था 1953 में। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 में बन गया था। जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोई नया आर्टिकल ऐड होगा तो उसके आगे ए लिखा जाएगा ना। तो 35A ये है। तो पार्ट ऑफ द हरी सिंह पॉलिसी 1927, वो यार वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो नहीं था ना, वो तो हरी सिंह की पॉलिसी सिर्फ कश्मीर में थी। इट बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1953। वो 1953 में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना था। अब समथिंग इज अ पॉलिसी इन अ स्टेट, वो एक स्टेट की पॉलिसी थी, तब कश्मीर एज अ स्टेट था, तब कश्मीर इंडिया का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था, प्रिंसली स्टेट्स के अपने अपने लॉज हुआ करते थे। तो उन्होंने अपना लॉ एक्स्ट्रा उसके अंदर बना लिया हुआ था, राइट? वो उसका अपना लॉ उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया हुआ था, जो है वो क्या नाम है उसका, महाराजा हरी सिंह ने। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने अपना लॉ बनाया हुआ था। इंडिया ने 1953 के अंदर इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया था।
वो चीज ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट कर रहा था सिस्टम में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा 1953 के अंदर बना। क्लियर? सर आई रेड दैट पाकिस्तान एग्रीड बट इंडिया रिजेक्टेड द डिक्सन प्लान, काइंडली रिमूव दिस कंफ्यूजन। अब इसके अंदर जो है ना चीजें, कंफ्यूजन काफी जगह पे भी एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से ये जो डिक्सन प्लान था इसको अप्रूवल दिया गया था या नॉन अप्रूवल था। इसका आर्गुमेंट इसमें ये है कि इवन दो बड़ी किताबों में ये भी लिखा जाता है कि पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया था ओवन डिक्सन प्लान को, लेकिन मसला ये है कि हमें इस चीज का कोई सबूत मिलता नहीं है पाकिस्तान के ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस की अपॉइंटेड मीडिएटर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अपॉइंटेड मीडिएटर्स होते हैं, उनके प्लान को जब आप रिजेक्ट करते हो या अप्रूव करते हो तो फिर आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर बताते हो कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। तो 1950 के बाद जब आप ओवन डिक्सन प्लान आया है, तो 1950 के बाद से जो पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ओपनली इसको कहीं भी अप्रूव नहीं किया था। हाँ, पाकिस्तान समहाउ टिल्टेड था टुवर्ड्स द डिक्सन प्लान, लेकिन पाकिस्तान ने ओपनली इसको अप्रूव नहीं किया था और इंडिया ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। दोनों तरफ से इसकी रिजेक्शन आ गई थी, लेकिन ओपनली जो पाकिस्तान ने अप्रूवल है वो नहीं दिया था, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो आपके पास जो सॉल्यूशंस आते हैं उसका जवाब पे यूनाइटेड नेशंस की तकरीरों के अंदर ही दिया जाता है। तो हमारी कोई भी तकरीर 1950 के बाद है उसके अंदर हम ओपनली ओवन डिक्सन प्लान को अप्रूव करते नजर नहीं आते। हम स्पीचेस हमारे पास आर्काइव्स में जो पड़ी हुई हैं, उन आर्काइव्स की स्पीचेस के अंदर हमें ये चीज कहीं भी डायरेक्टली नजर नहीं आती दैट पाकिस्तान ओपनली अप्रूव द ओवन डिक्सन प्लान, राइट। तो हम इसको यही बात करेंगे कि आप इसको इस तरह लिख लीजिएगा बेशक कि पाकिस्तान वाज समहाउ टिल्टेड टुवर्ड्स द ओवन डिक्सन प्लान बट बिकॉज ऑफ इंडियाज रिजेक्शन पाकिस्तान रिजेक्टेड इट एज वेल। ये आर्गुमेंट इसमें आ जाए। और जी खालिद को जरा कीजिएगा अनम्यूट। क्वेश्चन मुझे जरा समझ नहीं आ रहा खालिद। जी खालिद, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही खालिद आपकी। दोबारा आप ज्वाइन कर लें, आप मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है जी। माइक का मेरे ख्याल में शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। आर्टिकल 10 गिव्स द राइट टू GA टू आइडेंटिफाई कोर प्रिंसिपल्स दैट शुड बी डिस्कस्ड एक्सेप्ट दोज बीइंग डिस्कस्ड इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जी अस्मा, मैंने यही बताया था कल आपको कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर कोई चीज अंडर डिस्कशन है तो जनरल असेंबली उसको डिस्कस नहीं कर सकती। इफ समथिंग इज अंडर डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड in the General Assembly according to Article 10 of the United Nations Charter. Article 10 of the UN Charter जो है उसमें clearly ये लिखा हुआ है कि if something is under discussion in the Security Council it cannot be discussed in the General Assembly. For example, India Pakistan relations Security Council में discuss हो रहे हैं तो at the same time वो General Assembly में discuss नहीं हो सकते, right? तो वो उसमें discuss नहीं हो सकते at the end of the day। तो ये हमारे पास जो है argument आता है। Kashmir issue was not point of embarrassment for India when subcontinent divided. Then why India stuck to Kashmir even in 1947, right? Kashmir issue was not point of embarrassment for India when subcontinent was divided. Then why India stuck to get Kashmir even 1947? Simple logic इसके अंदर ये है कि कश्मीर के अंदर से पाकिस्तान का पानी जाता था। हमारा जो पानी है, हमारा जो है पाकिस्तान के जो मेजर वाटर रिसोर्सेज थे वो कश्मीर की तरफ से जो है पाकिस्तान के जो है वो जाया करते थे। और पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री हुआ करता था और उस टाइम इंडिया जो था, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी एग्रेरियन जो है वो पावर हुआ करती थी। अनडिवाइडेड इंडिया वाज द बिगेस्ट एग्रेरियन पावर इन द वर्ल्ड। अगर आप जो है वो पढ़ें एंगस मैडिसन को, एंगस मैडिसन जो है ये इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, इकोनॉमिक हिस्टोरियन। एंगस मैडिसन एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन, बड़े मशहूर इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। ये कहते हैं कि जो 18th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी में जो अनडिवाइडेड इंडिया था वो पूरी दुनिया का 25% जो टेक्सटाइल था पूरी दुनिया का वो जनाब यहां से जाता था आपके पास, इंडिया से जो है वो जाया करता था। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो एग्रेरियन कंट्री था और पाकिस्तान का जो हिस्से में सारा पानी आया करता था वो वहां से आता था
कश्मीर वाली साइड से। तो अल्टीमेटली उन्होंने, क्योंकि कश्मीर के ऊपर उन्होंने कहा कि जी अब कश्मीर पे हम कब्जा इस पे करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे। तो इट वाज अ प्लान दैट वाज मेड बाय नेहरू साहब एंड अदर जो पीपल जो कि उनके साथ मौजूद थे, तो उन्होंने सारा मिलकर ये प्लान किया था। खैर ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। आइए जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग, उसको डिस्कस करते हैं। हम यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा जुडिशियल एक्टिविज्म का, ये चीजें हम इंशाल्लाह साथ साथ कवर करते जाएंगे। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में शुरू कर लें, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना, हमने सारी टॉपिक्स कवर करके जाएंगे सारे के सारे। हम यूनाइटेड नेशंस पे बात कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली, जिसमें हमने 2 पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ लिए थे, तीसरे पे बात करेंगे हम। इसे कहते हैं सुपरवाइजरी पावर्स एंड फंक्शंस। सुपरवाइजरी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली, इसमें हम बात करेंगे। सुपरवाइजरी पावर्स और फंक्शंस का मतलब क्या है? सुपरवाइजरी पावर्स और फंक्शंस का मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बाकी जितने भी ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस के, यानी सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ये जो बाकी 5 ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं, जनरल असेंबली इनकी सुपरवाइजर है, इनको सुपरवाइज करती है। तो इसको हम ये बात करते हैं सुपरवाइजरी पावर्स एंड फंक्शंस का मतलब ये है कि द जनरल असेंबली सुपरवाइजेस ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये तो पॉइंट हमें समझ आता है, लेकिन इसमें आगे फर्दर डिटेल क्या है? फर्दर डिटेल ये है कि जो आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बोथ दीज ऑर्गन्स, गौर से इसको नोट करते जाइए साथ साथ, बोथ दीज ऑर्गन्स ओनली प्रोवाइड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ देयर फंक्शंस, ऑफ देयर पावर्स एंड देयर परफॉर्मेंस। द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, they provide annual reports of their powers, functions and responsibilities to the general assembly. ये annual reports जमा करवाते हैं, यानी हर साल की इनकी रिपोर्ट जमा होती है कि जनाब इस साल में हमारा ये काम था, हमने ये टास्क अचीव करना था, हमने ये टास्क अचीव किया, और इस तरह की बातें सारी उस एनुअल रिपोर्ट में आप प्रेजेंट की जाती। और रही बात आपके पास इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, both these organs they work directly under the supervision of United Nations General Assembly, work directly under GA. सुपरवाइजरी पावर्स और फंक्शंस का मतलब क्या था कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सुपरवाइजेज ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसमें हमने आगे फर्दर डिटेल में ये कहा कि दी सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, they provide annual reports of their powers, functions and responsibilities जो है वो to the United Nations General Assembly, while the ECOSOC and the Trusteeship Council they work directly under the supervision of United Nations General Assembly. अब अंडरस्टैंड करें इस चीज को, क्योंकि पूरी यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है वो जनरल असेंबली अप्रूव करती है, इसीलिए इनकी इस एनुअल रिपोर्ट और ये जो काम कर रहे होते हैं इनकी रिपोर्ट्स की बेसिस पर इनके अगले जो साल और 2 साल का जो बजट है वो इन रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है कि आपने जो आपके पास जो पैसा गया वो आपने पैसा कहां लगाया, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई थी वो आपने कितनी पूरी की, या फॉर एग्जांपल आपने जो फंक्शंस परफॉर्म करने थे आपने कितने फंक्शंस परफॉर्म किए। तो आपकी जो कंप्लायंस की रिपोर्ट होती है सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे की, और क्योंकि ये तो डायरेक्टली अंडर काम कर रहे हैं इकोसॉक और ट्रस्टीशिप काउंसिल, इनकी तो रोज की रिपोर्ट जो है वो जनरल असेंबली में जाती है, तो इसकी बेसिस पर इनके अगले साल का जो बजट होता है वो फाइनलाइज किया जाता है कि अगर इन्होंने अपने पावर्स, फंक्शंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको मिली थी वो उन्होंने फुलफिल की हैं, तो इसका मतलब है कि 2 साल के बाद जो इनका बजट आएगा उसके अंदर से इनको बजट प्रॉपर दिया जाएगा, या अगर इनको ज्यादा जरूरत हुई तो एक्स्ट्रा बजट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी नहीं की तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 2 साल के बाद जो बजट आएगा उसके अंदर से आपका जो है वो इनका बजट की कटौती कर ली जाएगी। सो ये एक सुपरवाइजरी पावर्स और फंक्शंस का मतलब होता है कि दे सुपरवाइज ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिकॉज ऑल अदर ऑर्गन्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर बजट ऑन जनरल असेंबली।
भाईजान उन्होंने जो काम करना है वो पैसे के जरिए उन्होंने जो बजट आना है वो बजट देना किसने? जनरल असेंबली ने देना। तो ये एक फर्क है छोटा सा जिसको हम सुपरवाइजरी पावर्स ऑफ फंक्शंस कहते हैं। दैट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये हमारे पास तीसरा पावर ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करता था। अब आते हैं चौथे पावर ऑफ फंक्शन के ऊपर, ये है इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस। इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस ये there are 7 elective powers and functions of the United Nations General Assembly, right? तो वो जो है उसको अंडरस्टैंड करना है हमने। इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस जो है अंडरस्टैंड करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन WHO के बजट भी जी बिल्कुल, क्योंकि these are the sub organs, these are the specialized agencies working under the main organs। तो जारी बात है उनके सारा फिर बजट इकट्ठा होकर मेन ऑर्गन के पास आता है कि इसको इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए। तो वो मेन ऑर्गन अपना बजट जो है जो उसको चाहिए होता है वो जनरल असेंबली में भेजता है, जनरल असेंबली उसको अप्रूव करता है, राइट? तो वो ही अल्टीमेटली आपके पास सारे का सारा बजट जाता है इस तरह। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी HRC है जिसको आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहते हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज बेसिकली द सब ऑर्गन ऑफ इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, उसका सब ऑर्गन है। तो उसके अंडर काम करता है, राइट? तो उसके अंदर काम करता है और काम करके इनका जो बजट होता है, जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, सब ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, वो अल्टीमेटली फिर बजट जो है वो जनरल असेंबली से ही इसका अप्रूव करवाती है, क्योंकि वो फिर अपना फाइनल बजट जो है जिस मेजर ऑर्गन के अंडर वो काम कर रहे होते हैं उस तक जाता है, वो आगे फिर उसको अप्रूव करते हैं सारे का सारे। जी वही क्या, डज पाकिस्तान आल्सो पे फॉर द यूएन बजट? नहीं, पाकिस्तान को मुफ्त मिला हुआ है, पाकिस्तान को उन्होंने ना फ्री किया हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने कहा जी क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इसलिए इनको फ्री कर दिया हमने। कुछ सवाल है यार? सारे आपको बताया कि ऑल दी ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर दी मेंबर्स जो हैं वो को पैसे पे करते हैं, उनके ऑर्गन्स पे करते हैं। इसके यार हद हो गई, इसके अंदर क्या सा सवाल? एवरीवन द स्टेट जो आपके पास जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पैसे जो है वो पे करते हैं यूनाइटेड नेशंस को, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे जी इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस के ऊपर, ठीक है जी। इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली हैं। ये आपको मैंने बताया कि 7 पावर्स एंड फंक्शंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, 7। कैसे हैं जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए, लिखिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। देखिए पहला पॉइंट इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस के ऊपर, द इंडक्शन ऑफ अ न्यू स्टेट इन द यूनाइटेड नेशंस, इंडक्शन ऑफ अ न्यू स्टेट इन यूनाइटेड नेशंस इज डन बाय द जनरल असेंबली। द इंडक्शन ऑफ अ न्यू स्टेट, किसी न्यू स्टेट को यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बनाना है तो उसकी इंडक्शन कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली करती है। यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इंडक्ट्स अ न्यू जो है वो स्टेट एज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विद द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, विद द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और रेफरेंस है इसका आर्टिकल 4 ऑफ द यूएन चार्टर। आर्टिकल 4 ऑफ द यूएन चार्टर सेज दैट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इंडक्ट्स अ न्यू स्टेट as the member of the United Nations with the approval of the Security Council। यानी इसका आर्गुमेंट ये है कि अगर कोई न्यू स्टेट यूनाइटेड नेशंस की मेंबर बनेगी को उसकी इंडक्शन होगी, तो इंडक्शन कौन करेगा? वो करेगी जनरल असेंबली करेगी। उसके लिए वोटिंग होगी, और वोटिंग के लिए जो आपको बताया मैंने शुरू के अंदर जब जनरल असेंबली हमने स्टार्ट की थी कि जो भी काम जनरल असेंबली में होगा उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा, 2/3 मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा उसके लिए जो भी काम होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आप देख लें साउथ सुडान, आपको मैंने बताया लास्ट स्टेट ऐड हुई थी। साउथ सुडान की जब इंडक्शन होनी थी, सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल देने के बाद यूनाइटेड उसका वोटिंग हुई जनरल असेंबली में, जनरल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी उसको मिल गई, वो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बन गए, राइट? अप्रूवल जो है आपको चाहिए होता है यूनाइटेड नेशंस जो है सिक्योरिटी काउंसिल, जी नहीं, अप्रूवल जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन इंडक्ट जो है करता जनरल असेंबली खुद है। इसका जो है विद द कंसेंट, आप कह लें विद द कंसेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका अप्रूवल देता है, अप्रूवल देने के बाद कि जी हमारी तरफ से ये अप्रूव्ड है, बिल्कुल सही है स्टेट, ये पीस लविंग स्टेट है, ये जनाब आ जाएगी अब आपके इसकी हमारी तरफ से अप्रूवल है, इसकी वोटिंग करवा लें। तो वोटिंग अगर जनरल असेंबली में हो जाएगी तो वो कंप्लीट हो जाती है, राइट। इसका सिक्योरिटी काउंसिल का मैं आपको इसमें तरीका बता देता हूं। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि इंडक्शन ऑफ अ स्टेट कैन बी डन बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली विद द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है पीस लविंग का, कि ऑल द पीस लविंग स्टेट्स कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज अ होल। तो अब ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है अप्रूवल देता है, क्या ये स्टेट पीस लविंग है, इस स्टेट के अपने रौले तो नहीं कहीं चल रहे, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका अप्रूवल दे देता है। अप्रूवल देके जनरल असेंबली कहती है इसमें वोट करवा लो, जनरल असेंबली में वोटिंग हो जाती है। अगर 2/3 मेजॉरिटी जनरल असेंबली में मिल जाएगी वो स्टेट इंडक्ट हो जाएगी, राइट, वो आपके पास इंडक्ट कर ली जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। इट्स अ कंट्रोवर्शियल इक्वेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन फर्स्ट। कौन सा जी उमर, ये कौन सा है फॉर बजट जी, बजट ऑफ यूएन का, ठीक हो गया जी। आर्टिकल 4 नंबर 2 पे पहला पॉइंट हमने लिख लिया इलेक्टिव फंक्शंस और पावर्स ऑफ फंक्शंस के अंदर, दैट अ न्यू मेंबर स्टेट कैन बी इंडक्टेड, कैन बी इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। पॉइंट नंबर 2, द मेंबरशिप, द सस्पेंशन ऑफ द मेंबरशिप, पॉइंट नंबर 2 है द सस्पेंशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ एनी स्टेट from the UN is done by the General Assembly with the approval of the Security Council. The suspension of the membership of any state from the United Nations is done by the General Assembly with the approval, with the consent of the Security Council. Article 5 reference है जी इसका। आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट सस्पेंड किया जा सकता है उस स्टेट की मेंबरशिप को, स्टेट की मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है उसके कंडक्ट पे। अगर आपने मेंबरशिप को सस्पेंड करना है पैसे ना देने की वजह से, फाइनेंशियल वजह से, तो उस पर आर्टिकल 19 लगता है। लेकिन अगर किसी स्टेट को आपने करना है फॉर एग्जांपल जो है उसकी कंडक्ट की वजह से, अगर आप उसको जो है वो सस्पेंड कर रहे हो तो आर्टिकल 5 जो है उस पर लगता है। लेकिन वो सस्पेंशन जो है पैसे की बेस पर वो भी जनरल असेंबली ही करेगी और कंडक्ट की बेस के ऊपर भी जनरल असेंबली अल्टीमेटली करेगी, लेकिन विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 5 इसका रेफरेंस है यूएन चार्टर का। थर्ड पॉइंट, आर्टिकल 6 कहता है कि एक्सपल्शन ऑफ एनी स्टेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, एक्सपल्शन, एक्सपेल कर दो, निकाल दो। सस्पेंशन तो होती है ना, थोड़ी देर के लिए आप उसको सस्पेंड कर देते हो, एक्सपल्शन तो निकाल दिया। एक्सपल्शन ऑफ एनी स्टेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस is done by the General Assembly with the approval of the Security Council या with the consent of the Security Council। आर्टिकल 6 लगता है जिसके ऊपर। तो आर्टिकल 4 में है इंडक्शन ऑफ अ न्यू स्टेट, आर्टिकल 5 में है सस्पेंशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ एनी स्टेट, और आर्टिकल 6 में है एक्सपल्शन ऑफ एनी स्टेट, यानी एक्सपेल कर दिया आपने स्टेट को, निकाल दिया यूनाइटेड नेशन से आपने परमानेंटली, चलो भी निकल जाओ, मेंबरशिप यानी खत्म कर दिया आपने उसकी। तो एक्सपल्शन ऑफ एनी स्टेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस इज डन बाय द जनरल असेंबली विद द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये आपके पास आर्टिकल 6 आ जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपके पास जो है कोई भी रीजन हो सकती है, मैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल कंडक्ट की रीजन हो सकती है, एम्बेजलमेंट की रीजन हो सकती है, देयर कैन बी मेनी रीजंस। ये उन्होंने फैसला करना होता है कि क्या उसको एक्सपेल करना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, नो स्टेट हैज बीन एक्सपेल्ड, किसी स्टेट को एक्सपेल नहीं किया गया आज तक, लेकिन पावर है जनरल असेंबली के पास। पॉइंट नंबर 4 जी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। हमें पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 उसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 उसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ये नॉन परमानेंट मेंबर आते कैसे हैं, इनका ये किस तरह इलेक्ट होते हैं, ये तो मैं आपको सिक्योरिटी काउंसिल में समझाऊंगा। लेकिन बस ये समझ लीजिए कि इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है कि कौन कौन मेंबर बनेगा सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए नॉन परमानेंट, वो इलेक्शन होता जनरल असेंबली में, राइट। तो जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली आपके पास ये एक पॉइंट आ जाएगा कि द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली
for a period of 2 years. The 10 non-permanent members of the Security Council are elected by the General Assembly जो है for a period of 2 years. Point number 5. Judges of the ICJ. Point number 5 को लिख लीजिए कि the judges, अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने लगूं. The judges of the International Court of Justice are elected by the General Assembly and the Security Council simultaneously. Security Council में भी वोटिंग होती है ICJ के जजेस के लिए, लेकिन बाकी सब के अंदर आपको अप्रूवल चाहिए होता है सिक्योरिटी काउंसिल का. वोटिंग नहीं हो रही होती सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन आईसीजे के जजेस के लिए जो वोटिंग होती है वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में इकट्ठी हो रही होती है, जिसको आप समझ लीजिए सादी जुबान में कहते हैं ना पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो गया, कि जिसके अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट इकट्ठे बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं. तो उसको आप समझ लीजिए कि जितना यहां पर ये होता है कि द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल साइमल्टेनियसली. क्लियर है जी? तो ये इकट्ठे इनका इजलास जो है वो चल रहा होता है, और इकट्ठा इजलास जो है इनका चलता है, उसके अंदर वोटिंग होती है, वोटिंग होकर इसका अप्रूवल हो जाता है. तो द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल साइमल्टेनियसली. ये पॉइंट आ गया हमारे पास. पांचवा. छठा पॉइंट पे आ जाए. द 54 मेंबर्स ऑफ द इकोसॉक. The 54 members of the Economic and Social Council. The 54 members of the Economic and Social Council are elected by the General Assembly. General Assembly इनको elect करती है. 54 members of the Economic and Social Council. Economic and Social Council के जिसका पाकिस्तान अभी प्रेसिडेंट बना है 1 साल के लिए, उसके 54 members हैं. इन सबका इलेक्शन कहां होता है? जनरल असेंबली में. 7वां पॉइंट. The Secretary General of the United Nations. The election of the Secretary General of the United Nations is done in the General Assembly. The election of the Secretary General of the United Nations is done in the General Assembly. ये सेक्रेटरी जनरल कितने साल के लिए आते हैं? 5 साल के लिए आते हैं. 5 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल जो है वो आते हैं, और उनका इलेक्शन कहां होता है? उनका इलेक्शन होता है जनरल असेंबली के अंदर. ये बड़ी इंपॉर्टेंट जरा बात है, इसको मैं आपको समझा देता हूं. बड़ा टेक्निकल सा मसला है, इसको जरा समझ लीजिए कि जो जनरल असेंबली का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए भी आ सकते हैं. मतलब ये 5-5 साल के लिए, यानी 10 साल की 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स भी ले सकते हैं. 10 साल की टोटल ड्यूरेशन के लिए भी आ सकते हैं. जिस तरह कोफी अन्नान थे, जिस तरह बान की मून थे. अब बान की मून 2006 में आए थे, 2016 में गए, 10 साल के लिए आए थे. 5-5 साल के 2 टेन्योर उन्होंने लिए थे. कोफी अन्नान भी 5-5 साल के 2 दफा जो है वो आए थे. 2 times he became the member, the Secretary General of the United Nations. तो ये तरीकेकार जो है एग्जिस्ट कर रहा होता है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी जनरल ने जब कोई नया इलेक्शन आएगा, मतलब कोई नया बंदा इलेक्शन लड़ रहा होगा, जैसे हम 2 साल का कंसेक्यूटिव टर्म तो ले लिया उन्होंने, इसके बाद अब नया सेक्रेटरी जनरल जो आएगा यूनाइटेड नेशंस का, जो नया सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आएगा, वो एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट से होगा. कॉन्टिनेंट से डिफरेंट से होगा. कि जिस तरह अगर आप देखिए कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए वो आ रहा है तो ठीक है. अब जब उसकी 2 टर्म्स खत्म हो गई, यानी अब नया बंदा सेक्रेटरी जनरल आएगा यूनाइटेड नेशंस का, तो वो उस कॉन्टिनेंट से नहीं होगा जिस कॉन्टिनेंट से वो पिछला जो है वो था, आपका सेक्रेटरी जनरल था. नए कॉन्टिनेंट से होगा. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कोफी अन्नान की बात कीजिए, घाना से थे, यानी अफ्रीका से थे. आप बान की मून की बात कीजिए, वो साउथ कोरिया से थे, एशिया से थे. आप इस वक्त एंटोनियो गुटेरेस को देख लीजिए, जो इस वक्त करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के. एंटोनियो गुटेरेस पोर्चुगल से हैं, यानी यूरोप से हैं. तो जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद अगर एक बंदे ने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले ली हैं, उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो फिर नए कॉन्टिनेंट से जो है वो सेक्रेटरी जनरल आता है. तो 2006 में जब बान की मून इलेक्शन लड़ रहे थे एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो उनके मुकाबले में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मुखालफत की थी, और उनका नाम था मिस्टर शशि थरूर.
इंडिया के जो कांग्रेस के जो लीडर हैं मिस्टर शशि थरूर कंटेस्टेड इलेक्शंस अगेंस्ट बान की मून एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 5 साल के लिए। तो ये 5 साल के लिए उनका इलेक्शन जो है वो आता है, 5 साल के लिए वो आते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्शन का प्रोसेस जो है आएगा इसमें इलेक्टिव प्रोसेस के अंदर। सबके लिए जो आपको मैंने बात बताई, सबके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जब वोटिंग होगी। इंडक्शन के लिए भी 2/3, सस्पेंशन, एक्सपल्शन, जो भी काम हो रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर है जी? जी रिपीट करने सेक्रेटरी जनरल समझ नहीं आया क्या? छोड़ दीजिए इसको, बस ये समझ लीजिए इलेक्शन जो सेक्रेटरी जनरल का होता है वो होता है जनरल असेंबली के अंदर होता है, 5 साल के इलेक्शन होता है, दैट्स इट। वो जब आपको सेक्रेटरीट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं बता दूंगा, समझा दूंगा ये चीजें। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जी 5th पॉइंट कौन सा जी? 5th पॉइंट कौन सा था? Judges of the International Court of Justice. The judges of the International Court of Justice are elected by the General Assembly and the Security Council simultaneously। दोनों के इलेक्शन दोनों जगह के ऊपर इकट्ठे इलेक्शन होते हैं। आपके पास वोटिंग जो होती है ना वो इकट्ठी होती है वोटिंग, यानी आपके पास 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के भी वोट कर रहे होते हैं, जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स भी वोट कर रहे होते हैं, तो इकट्ठी वोटिंग हो रही होती है। इसको कहते हैं इलेक्शंस ऑफ द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज जो है वो डन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल साइमल्टेनियसली, यानी एट द सेम टाइम। जी सेक्रेटरी जनरल एक ही होता है यार, एक ही सेक्रेटरी जनरल होता है। कितने सेक्रेटरी जनरल होने? एक ही सेक्रेटरी जनरल होता है, जिसको आप समझ लो कि हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस होता है। हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक ही है, जिसको सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। वो 5 साल के लिए आता है। इस टाइम जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इज फ्रॉम पोर्चुगल, वो पोर्चुगल से हैं। और जो है इससे पहले जो थे वो बान की मून थे, उससे पहले आपके पास जो थे वो कोफी अन्नान थे। इस तरह जो है वो चलती जा रही है। अब आते हैं जी इलेक्टिव पावर्स एंड फंक्शंस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस। ये हमारा 5th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जनरल असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की सबसे बड़ी पावर है। जो सबसे बड़ी पावर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट करना। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना। अगर पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस में, सुनिए गौर से, अगर पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस में कोई भी नया ऑर्गन, कोई भी नई स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कोई भी सब ऑर्गन, कुछ भी न्यू काम होना है तो आपको उसके लिए अप्रूवल चाहिए जनरल असेंबली का। समथिंग न्यू हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द यूनाइटेड नेशंस। आपने कोई कमेटी बनानी है, आपने कोई ऑर्गन बनाना है, आपने कोई सब ऑर्गन बनाना है, आपने कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनानी है, कोई नई हायरिंग करनी है, कुछ भी होगा आपके पास, उसका अप्रूवल आप किससे लेंगे? जनरल असेंबली से लेंगे। क्यों जनरल असेंबली से इसका अप्रूवल लिया जाता है? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। आप लोग क्योंकि सीएसएस अभी करने वाले हैं और आप लोगों ने इसके पेपर देने हैं, जब आप अल्लाह खैर करे अगर आप सर्विस के अंदर आते हैं तो ये चीज आपको उस टाइम रियलाइज होगी कि हाँ ये बात उस टाइम जो उन्होंने बताई थी। अगर आप जब भी सर्विस में आएंगे, आपने अगर अपने डिपार्टमेंट में, अपने दफ्तर के अंदर कोई पीएन भी भर्ती करना होगा ना, तो आपको फाइनेंस से अप्रूवल चाहिए होगा। फाइनेंस जब तक अप्रूवल नहीं देगा, आप अपने दफ्तर के अंदर पीएन भी भर्ती नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि भाईजान उसके जो पैसे हैं, उसकी जो तनख्वाह है, उसका जो सारा काम है, वो फाइनेंस अप्रूव करता है, फाइनेंस से अप्रूवल होता है। तो फिर यूनाइटेड नेशंस का फाइनेंस कौन अप्रूव करता है? जनरल असेंबली। तो फिर हर चीज जनरल असेंबली से अप्रूवल होती है, जो भी आपके पास रिलेटेड होती है। तो जो भी नया ऑर्गन आएगा, फॉर एग्जांपल कोई नया ऑर्गन आना है, उसका बजट आएगा ना, उसका बजट बनेगा, तो फिर ऑलरेडी जो बजट है उसमें कुछ और बजट ऐड करना पड़ेगा।
वो कौन करता है? जनरल असेंबली। आपने फॉर एग्जांपल जो है कोई नई कमेटी बनानी है, कमेटी के अंदर 5 मेंबर है, उन 5 मेंबरों की फॉर एग्जांपल तनख्वाह है, वो तनख्वाह कौन देगा? जनरल असेंबली से अप्रूवल जाएगा, क्योंकि उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ गई। तो एनीथिंग न्यू दैट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द यूनाइटेड नेशंस, द जनरल असेंबली हैज टू अप्रूव इट। इसका अप्रूवल जनरल असेंबली से जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटी काउंसिल ये कहती है कि मैंने अपने सिक्योरिटी काउंसिल में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनानी है, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनानी है, तो वो कमेटी क्या करेगी, उसमें कितने लोग होंगे, उनका क्या काम होगा, वो सारा कुछ लिखकर जनरल असेंबली को भेज देंगे। जनरल असेंबली उसके ऊपर वोटिंग करवाएगी, वोटिंग करवा के उसको अप्रूवल देके वापस भेज देगी कि हाँ जी अप्रूव हो गया, कमेटी बना लो आप। फाइनेंस भी अप्रूव हो गया, सारा कुछ अप्रूव हो गया। तो एवरीथिंग दैट इज डन इन द यूनाइटेड नेशंस दैट रिलेट्स टू द न्यू डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना, क्रिएट करना, इज डन बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये सबसे बड़ी पावर है जनरल असेंबली कि उसके अप्रूवल के बगैर आप यूनाइटेड नेशंस में कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नई चीज इंडक्ट नहीं कर सकते। ये पहला पावर एंड फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूट। दूसरे पे आते हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है जिसके 111 आर्टिकल हैं, उन 111 आर्टिकल्स में अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी है, उन आर्टिकल्स में, वो आर्टिकल्स की अमेंडमेंट भी जो है कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगी। द जनरल असेंबली अमेंड्स द आर्टिकल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो आर्टिकल्स हैं उनकी अमेंडमेंट कौन करता है? जनरल असेंबली करती है। क्लियर है जी? तो आज तक यूनाइटेड नेशंस के अंदर 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। जो 5 अमेंडमेंट्स हुई हैं वो आर्टिकल 23 में हुई हैं, आर्टिकल 27 में हुई है, आर्टिकल 109 में हुई है और आर्टिकल 61 में 2 दफा हुई। 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं आज तक यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, जिसमें आर्टिकल 23 है, 27 है, 91 है, 109 है और आर्टिकल 61 में 2 दफा अमेंडमेंट हुई है। ये कलेक्टिवली 5 अमेंडमेंट्स जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर हुई। तो आर्गुमेंट ये है कि 2 जो सबसे बड़े पावर्स और फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनका मतलब ये है कि एनीथिंग न्यू दैट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूट करने से, कोई नई ऑर्गन बनाना है, कोई सब ऑर्गन बनाना है, कोई कमेटी बनानी है, आपने कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनानी है, उसका अप्रूवल आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से लेना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस वो फाइनल करते हैं। और उसके अलावा दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और फंक्शन उनका ये है कि यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है उसमें अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी है किसी आर्टिकल के अंदर, तो वो आर्टिकल में अमेंडमेंट कौन करेगा? वो जनरल असेंबली करेगी। तो जनरल असेंबली विल डू द अमेंडमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये इसके 2 सबसे बड़े पावर्स और फंक्शंस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स और फंक्शंस हैं, वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के ये एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है जी? ये हमारे पास यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली था और जनरल असेंबली के पावर्स और फंक्शंस को हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल पे, फिर हम चलेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो है वो आपको मैं उसके बाद फिर कुलभूषण जाधव केस समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं जो है रिफॉर्म्स वगैरह और सक्सेसर फेलियर्स ऑफ यूएन भी बताऊंगा। 61 में 2 टाइम्स जी 2 दफा हुआ है, 2 दफा हुआ है। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को डील करते हैं ये आर्टिकल। पहले इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ना 18 मेंबर होते थे, 18। तो उन्होंने अमेंडमेंट करके, पहली अमेंडमेंट ये 61 की, 61 आर्टिकल 61 में लिखा हुआ था पहले कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 61 जो है आर्टिकल 61 में लिखा हुआ था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 18 मेंबर होंगे। तो उन्होंने अमेंडमेंट करके 18 को 27 कर दिया। फिर जब 27 हो गए तो फिर दोबारा अमेंडमेंट करके उन्होंने 27 से 54 कर दिया। तो आज 54 मेंबर हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, राइट? तो वो 64 मेंबर आपके पास 54 मेंबर आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, तो 27 और से 54 कर दिया उन्होंने। क्लियर हो गया जी आपके पास? नहीं 61 ए और बी नहीं, 61 ही है आपके पास। को न्यू आर्टिकल ऐड नहीं ना किया आपने। जब आपको न्यू आर्टिकल ऐड करते हो तो उसके आगे ए और बी लगाते हो ना। अगर आपके पास कोई न्यू आर्टिकल ऐड नहीं हुआ, आपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आर्टिकल में कोई चेंज किया, उसका नंबर चेंज नहीं होता। अगर आपने कोई नया आर्टिकल ऐड करना है उसके आगे नंबर आ जाता है। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2 के बाद एक नया आर्टिकल ऐड करना है तो आप आर्टिकल 3 नहीं लिखोगे उसका नंबर, क्योंकि जो ऑलरेडी 3 होगा फिर आपको उसको 4 करना पड़ेगा, 4 को 5 करना पड़ेगा, 5 को 6 करना पड़ेगा। तो आपको हर एक आर्टिकल का नंबर चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए फिर आप क्या करते हो कि नया आर्टिकल जो ऐड करना होता है वो जिसके आगे ऐड करना हो तो उसके आगे 2A कर देते हो आप, ताकि वो बाकी आगे आर्टिकल्स के नंबर ना चेंज हो। लेकिन अगर आपने कोई नया आर्टिकल ऐड नहीं करना और ऑलरेडी आर्टिकल के अंदर कोई चेंज करना है तो उसको आप चेंज करोगे, उसके आगे ए नहीं आएगा, वो आपको वैसे उसी आर्टिकल के अंदर चेंज हो जाएगा।
तो ये हमारे पास था जी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। शुरू की कुछ बातें लिख लेते हैं जी। पहली बात जी, फर्स्ट वाला बता दें, कौन सा फर्स्ट वाला? सईद को जरा म्यूट कीजिएगा। जी जी फर्स्ट पॉइंट यार, आप अनम्यूट हो गए जरा मुझे बता दो, क्योंकि मुझे नहीं, आप पूछ रहे, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। फर्स्ट किस चीज का फर्स्ट पॉइंट यार? अनम्यूट जी। आपके आर्टिकल 61 के अंदर लिखा हुआ था शुरू में, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के टोटल जो मेंबर हैं वो 18 होंगे। ठीक है जी, वो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 18 मेंबर होंगे। उन्होंने पहली अमेंडमेंट में 18 को इंक्रीज करके 27 कर दिया। 18 मेंबर से इंक्रीज होकर 27 हो गए। फिर दूसरी दफा आर्टिकल 61 में दोबारा अमेंडमेंट की, क्योंकि 27 हो गए थे, तो 27 को इंक्रीज करके 54 कर दिया। राइट, ये अब क्लियर हो गया? ये पूछ रहे थे आप, सही? यू वर आस्किंग दिस, ठीक। तो पहली अमेंडमेंट हुई थी 61 आर्टिकल में, उसके 18 मेंबर थे, 18 से 27 कर दिया। अब दूसरी अमेंडमेंट में 27 से 54 कर दिया। तो इस वक्त 20 जो आर्टिकल इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है उसके 54 मेंबर हैं, क्योंकि 2 दफा अमेंडमेंट हो चुकी है इसके आर्टिकल 61 में। इस वक्त 54 मेंबर है उसके। अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस करते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास जी 18 to 27 है जी, 81 to 27 नहीं है, 18 to 27 मेंबर कम कर देंगे। वो 18 to 27 करेंगे, वो 27 to आके कर देंगे 54। 18 से 27 किए थे ना जी। प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और आपके पास जो हमने अब डिस्कस करना है सिक्योरिटी काउंसिल को, उसको डिस्कस करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी काउंसिल, वो क्या चीज है, उसको डिस्कस करते हैं। पहली बात, शुरू के कुछ पॉइंट्स जो हमने लिखने हैं उसको लिख लें। पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटी काउंसिल is the most powerful organ of the United Nations. Security Council is the most powerful organ of the United Nations. Point number 2, the president of the Security Council, is appointed, elected nahi, appointed for 1 month. The president of the Security Council is appointed for 1 month on alphabetical basis, from the 15 members. The president of the Security Council is appointed for 1 month on alphabetical basis from the 15 members of the Security Council. जो 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के हैं उसके अंदर से ही उनका जो प्रेसिडेंट है वो 1-1 महीने के लिए आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि अगस्त के अंदर अगर पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट रहे, तो सितंबर के अंदर जो है वो आपके पास कतर आ सकता है, PQ कतर आ जाएगा अगर वो 15 मेंबर्स के अंदर हुआ। तो वो जो 15 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हीं के अंदर से प्रेसिडेंट जो है वो 1 महीने के लिए आता जाता है, अल्फाबेटिकली चेंज होता जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि पहले महीने में अफगानिस्तान आ गया, दूसरे में बांग्लादेश आ गया, तीसरे में चाइना आ गया, चौथे में डेनमार्क आ गया।
तो उन्हीं 15 कंट्रीज में जो 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, बाकी नहीं, जो 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो आपके पास अल्फाबेटिकली उनके अंदर से प्रेसिडेंट जो है वो आता जाता है सारे का सारा। ठीक है जी, ये आपके पास जो है उन 15 मेंबर्स के अंदर से अल्टीमेटली आपके पास चीजें जो आ जाती हैं, मेंबर्स के अल्फाबेट्स स्टेट्स के, वहां पर स्टेट्स ही जानी जाती हैं, वहां पे इंसानों का नाम नहीं होता, वहां पे स्टेट्स ही हैं, कि मतलब वहां पे आपको यूएस ही कहा जाएगा, वहां पर रशिया ही कहा जाएगा, इंडिविजुअल्स के नाम पर नहीं जाता, वो स्टेट्स के नाम पर जो है आपके पास जो है वो जाता है, स्टेट्स के नाम के ऊपर आपके पास चीजें जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस इज द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दूसरी बात हमने पढ़ी कि प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज अपॉइंटेड फॉर 1 मंथ ऑन अल्फाबेटिकल बेसिस। तीसरी जो बात हमने पढ़नी है वो है द टोटल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर 15। देयर आर 15 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, 5 of them are permanent, 10 are non-permanent. The total members of the Security Council are 15, 5 of them are permanent, 10 are non-permanent. The 10 non-permanent are elected for 2 years. The 5 are permanent, 10 are non-permanent. The 10 non-permanent members are elected for 2 years each. ये जो सारे के 10 साल आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये 2-2 साल के लिए जो है इलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर है जी? इसके बाद आगे लिख लीजिए, पाकिस्तान रिमेन जी इलेक्शन जनरल असेंबली में जी, पाकिस्तान रिमेन द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल 7 टाइम्स। 7 दफा पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है जी। पाकिस्तान रिमेन द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल 7 टाइम्स। इंडिया भी 7 दफा रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ रिमेन द नॉन परमानेंट मेंबर 7 टाइम्स ईच। लेकिन इंडिया अब 8वीं दफा बन गया है, ये जनवरी 21 से शुरू हो जाएगा, उसके 2 साल, जनवरी 21 से 2 साल के लिए इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर दोबारा बन गया। राइट, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इंडिया और पाकिस्तान रिमेन non-permanent members of the Security Council 7 times each. इंडिया 8वीं दफा बन गया है, जो आएगा अभी जनवरी जो है 21 से वो 2 साल के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल उसको इलेक्ट कर लिया गया। तो ये हमारे पास शुरू के कुछ पॉइंट्स जो है हमने इसके अंदर जो है वो ऐड करने थे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल को डील करने थे। अब आगे चलते हैं। आपके ज़हन के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनका क्या तरीकाकार है? राइट, इनका तरीकाकार एग्जिस्ट क्या करता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? राइट, हमने ये तो कहा कि 10 हैं, लेकिन ये कैसे आते हैं इसके ऊपर बात भी करते हैं जी। 5 परमानेंट मेंबर्स आर द परमानेंट मेंबर्स जो है विच हैव द वीटो पावर। इनको वीटो पावर कंट्रीज भी कहते हैं, परमानेंट मेंबर कंट्रीज भी कहते हैं, इनको P5 भी कहते हैं, परमानेंट 5। हम बात करेंगे इलेक्शन क्राइटेरिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं आपके पास 10, इनका क्राइटेरिया और इनकी डिवीजन क्या है ये समझ लीजिए। उन 10 में से जो 5 कंट्रीज हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, 10 में से 5 जो हैं वो अफ्रो एशियन नेशंस में से आती हैं। अफ्रो एशियन यानी अफ्रीका और एशिया में से मिला के 5 कंट्रीज जो है वो चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। उन 10 में से, 10 नॉन परमानेंट में से 5 जो कंट्रीज होंगे वो अफ्रो एशियन कंट्रीज होंगे, अफ्रीका और एशिया में से। 2 कंट्रीज होते हैं आपके पास, वेस्टर्न यूरोप प्लस अदर्स। वेस्टर्न यूरोप का मतलब क्या है? जो आपके पास वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो पोर्चुगल आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास स्पेन आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो नेदरलैंड्स आ जाता है, ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। अदर्स क्या हैं ये भी आपको मैं बताता हूं। वेस्टर्न यूरोपियन प्लस अदर्स में से 2 आते हैं। 2 आते हैं जी लैटिन अमेरिका
प्लस कैरेबियन आइलैंड्स, लैटिन अमेरिका प्लस कैरेबियन आइलैंड्स, ये जो वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स हैं, एंटीगा, बारबाडोस, ये जो है आपको अगर आप क्रिकेट का शौक है आपको पता होगा कि ये जो आपके पास कैरेबियन आइलैंड्स होते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स हैं एंटीगा, बारबाडोस, ये बिल्कुल आपके पास नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ, तो यहां से दो कंट्रीज आते हैं, यानी लैटिन अमेरिका प्लस कैरेबियन आइलैंड्स। लैटिन अमेरिका का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिए। हम लोग ये समझते हैं लैटिन अमेरिका का मतलब है साउथ अमेरिका, नहीं, लैटिन अमेरिका का मतलब साउथ अमेरिका नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो जो साउथ अमेरिका और जो सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर हॉन्डुरस आ गया, जिसमें पनामा आ गया, जिसमें निकरागुआ आ गया, ये जो कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, हॉन्डुरस, पनामा, निकरागुआ, इनको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता था, यानी लैटिन अमेरिका इज द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जिसके अंदर हमारे पास ब्राजील आ गया, अर्जेंटीना आ गया, ये कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। तो लैटिन अमेरिका प्लस कैरेबियन आइलैंड्स, यहां से दो कंट्रीज आते हैं। एक कंट्री आता है जनाब ईस्टर्न यूरोप में से। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मतलब आपके पास ये पोलैंड आ गया, चेक रिपब्लिक आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, हंगरी आ गया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहां से एक कंट्री जो इलेक्ट कर लिया जाता है। कुल मिला के 10 कंट्रीज बन गए। अदर्स में क्या है, अदर्स में आपके पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन 5 कंट्रीज जो स्कैंडिनेविया के, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, राइट। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं 5, वो अदर्स में आते हैं, और साथ इनके नॉर्थ अमेरिका में भी तो पड़ा है ना अभी, जिसके अंदर कनाडा है और जिसमें मैक्सिको है। तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा, ये और स्कैंडिनेवियन, ये मिला के अदर्स में आ जाते हैं, राइट। जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वो एशिया के साथ ऐड होता है, जिसको एशिया पैसिफिक रीजन कहते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन आता है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आ जाता है। क्लियर हो गया जी। अब अंडरस्टैंड कीजिए कि अदर्स के अंदर क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो 5 है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर आपके पास जो आ जाता है कनाडा आ जाता है, और साथ क्यूबा आ जाता है, और साथ आपके मैक्सिको आ जाता है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वो एशिया में डिवाइड हो जाता है। अब आगे इसके आगे फर्दर चीजें देखिए। एशिया जो है वो आगे फर्दर जो है वो डिवाइड हुआ है कैसे। एशिया में एक एशिया पैसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन कि जिसके अंदर आपके पास जो है ये जापान वाली साइड है, ईस्टर्न जो एशिया है, ईस्ट एशिया, मलेशिया और ये जो सिंगापुर, ये और ऑस्ट्रेलिया, ये आपके पास एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो जिसके अंदर पैसिफिक ओशन लगता है, एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास जो है वो मिडल ईस्ट, ठीक है, प्लस आपके पास जो है वो ये जो सेंट्रल एशिया और ये साउथ एशिया, ये मिला के आपके पास एक कंट्री बन जाता है, साउथ प्लस सेंट्रल। तो इस तरह ये आगे फर्दर भी डिवाइड हो जाता है आपके पास। एशिया पैसिफिक रीजन अलहदा है, इस मिडल ईस्ट का एरिया अलहदा है, इसके अंदर जो है वो जो है आपके पास साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ये मिलाकर आपके पास जो है एक कलेक्टिवली जो है एक एरिया ये बन जाता है। तो यहां से फिर एक एक जो है वो कंट्री इसमें इलेक्ट हो जाता है। तो 3 कंट्रीज ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह अफ्रीका के अंदर भी है, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका डिवाइड हो जाता है, 2 कंट्रीज वहां से आ जाते हैं। तो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका डिवाइड करके जो आपके पास 2 कंट्रीज वहां से आ जाते हैं, 3 यहां से आ जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप प्लस अदर्स में से 2 आते हैं, 2 लैटिन अमेरिका प्लस कैरेबियन में से आते हैं, 2 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में से आते हैं। ठीक हो गया जी। ये तो डिवीजन हो गई कि ये डिवीजन हो गई आपके पास कि ये आपके पास जो मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैं ये किस तरह आते हैं। इसके अलावा जो एक क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है आपके पास कि ये जब सारे कंट्रीज आ गए इनके अंदर फिर वोटिंग होती है। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए इस दफा बड़ा मजे का इलेक्शन हुआ था, इंडिया तो अनअपोज्ड जीत गया। एशिया पैसिफिक रीजन में से इंडिया के मुकाबले में कोई था ही नहीं कंट्री जिसने इलेक्शन लड़ा नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के लिए।
जो सबसे बड़ा मजे का मुकाबला हुआ था वो इधर हुआ था, यहां पे अदर्स में। यहां पे था जी नॉर्वे वर्सेस कनाडा। नॉर्वे वर्सेस कनाडा का मुकाबला था कि जिसके अंदर आपके पास जो है वोटिंग हो रही थी जनरल असेंबली के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। अच्छा, वोटिंग का यह मतलब नहीं है कि जिसको एक वोट ज्यादा मिल गया वो मेंबर बन गया। मैंने आपको बताया था कि जनरल असेंबली के अंदर जब भी वोटिंग होगी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको। यानी आपने अगर इलेक्शन जीतना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जब तक आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तब तक इलेक्शन होता चला जाएगा, तब तक इलेक्शन होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका ऐसे ही हुआ कि नॉर्वे और कनाडा का जब इलेक्शन हुआ तो दोनों में से किसी स्टेट को पहले इलेक्शन के अंदर जो है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। फिर दोबारा इलेक्शन हुआ तो दोबारा इलेक्शन के अंदर फिर नॉर्वे को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई और कनाडा हार गया और नॉर्वे जो है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बन गया 2021 में, उसने जनवरी में बन जाना। तो पिछले 3 इलेक्शन ऐसे हैं जिनके अंदर अनफॉर्चुनेटली कनाडा जो है वो हारी जा रहा है। तो है कनाडा जो है 3 दफा इलेक्शन के अंदर बेचारा खड़ा हुआ है अभी पिछले जो है 8-10 सालों के अंदर, और तीनों दफा जो है भाईजान हार गए कनाडा। तो अब ये प्रोसेस होता है कि इसमें से कभी कभार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे रीजन में से एक कंट्री आ जाता है और वो अनपोज जो है वो जीत जाता है, या 2 कंट्रीज आ जाते हैं, उनके दरमियान मुकाबला जो है अल्टीमेटली जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो भी आ जाते हैं। तो ये इस वजह से इलेक्शन होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री अनअपोज्ड है, तो ये भी सुन लीजिए, अगर एक कंट्री अनअपोज्ड है, उसके मुकाबले में कोई नहीं है, वोट फिर भी होगा जनरल असेंबली में। ये नहीं है कि वोट नहीं होगा, वोट फिर भी होगा जनरल असेंबली के अंदर। कि अगर एक स्टेट अनअपोज्ड आ गई है तो वोट फिर भी होगा उसके ऊपर, कि उसको फिर भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वोटिंग तो होगी। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेट अनअपोज्ड है, अनअपोज्ड आने के बाद वो आ गई जनरल असेंबली में इलेक्शन और उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, तो फिर वो मेंबर नहीं बन सकती, उसको फिर दोबारा इलेक्शन के लेकर 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी। क्लियर है जी? तो जब तक 2/3 मेजॉरिटी आपको नहीं मिलती, आप नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल 2 साल के लिए नहीं आ सकते। क्लियर? ये आपके पास क्राइटेरिया था बेसिकली जो है अंडरस्टैंड करने का कि नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कैसे आते हैं और किस तरह जो है चीज जो है इसके अंदर अल्टीमेटली चलती। भाई पाकिस्तान ने पाकिस्तान मेंबर बना है 7 दफा। आपको बताया तो है कि पाकिस्तान बिकेम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल 7 टाइम्स। 7 दफा मेंबर बना है पाकिस्तान, राइट? तो इसके अंदर ये नहीं पाकिस्तान ने कभी इलेक्शन ही लड़ा, पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ा किन इलेक्शंस के अंदर? दिस टाइम हर स्टेट की अपनी मर्जी होती है, हर स्टेट की अपनी मर्जी होती है कि वो जब मर्जी इलेक्शन लड़ ले। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान आज तक नहीं जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बना। क्यों? क्योंकि वोट ही नहीं मिला बेचारे को, जनरल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली उसको। खड़े हुए इलेक्शन के अंदर बेचारे 1 दफा, लेकिन उनको वोट ही नहीं मिला। तो हर स्टेट की अपनी मर्जी होती है कि वो जब भी मर्जी इलेक्शन लड़ना चाहे वो इलेक्शन लड़ सकती है। वो आप उसको किसी को कंपल्सरी आप उसको कंपेल तो नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल जो है आप उसको इलेक्शन लड़े या ना लड़े अल्टीमेटली। तो एवरी स्टेट इज फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस। एशिया पैसिफिक रीजन में से आपकी मर्जी है 2 साल के लिए आप जो है वो इलेक्शन आ रहा है आपका, तो 2 साल के अंदर आप जो कभी भी इलेक्शन लड़ सकते हो। 2 साल के बाद फॉर एग्जांपल आप अगले साल अगर आपकी सीट खाली होगी एशिया पैसिफिक रीजन की तो आप इलेक्शन लड़ लोगे। हो सकता है पाकिस्तान 2021-22 के लिए इंडिया आ गया है और 22-23 के लिए पाकिस्तान आ जाए, उसके बाद हो सकता है, दे कैन बी चांसेस। क्योंकि देखो ना 7 दफा अगर पाकिस्तान बना है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, 7 दफा इंडिया बना है, इसका मतलब इंडिया ने पाकिस्तान को अपोज नहीं किया, हमने उनको अपोज नहीं किया, राइट? तो ये इस तरह ही चलता है, इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरह चलते हैं कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। इस तरह के जो आपके पास इलेक्शंस होते हैं तो नो वन कैन कंपेल अ स्टेट। आपने वोटिंग लेनी होती है ना, आपने इलेक्शन जो है लड़ना होता है। राइट नाउ आपको ये पता है कि इंडिया का जो आर्गुमेंट है और जो इंडिया एज अ स्टेट है वो ज्यादा मजबूत है इंटरनेशनल फोरम्स पर। आपको पता है कि इलेक्शन हार जाना है आपने, राइट? आपने इलेक्शन हार जाना है इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो आप कंटेस्ट ही नहीं करते कि भाई कंटेस्ट ना करो, इससे बेहतर है कि फॉर एग्जांपल हारने से बेहतर है कंटेस्ट ही ना करो। तो ये तरीकाकार ये भी होता है कभी कभार एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए। ये ज्यादा बड़ी एम्बैरेसमेंट होती फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान यहाँ पे इलेक्शन लड़ लेता और पाकिस्तान हार जाता, ये ज्यादा बड़ी एम्बैरेसमेंट होती, राइट? कि पाकिस्तान जो है इलेक्शन लड़ा और उन्होंने तो इंडियन मीडिया ने तो ठाना था उसको, हमने इलेक्शन हरा दिया उसको, कि अल्टीमेटली आपका जो है क्राइटेरिया क्या हिसाब किताब। क्लियर जी? 2 साल के लिए होता है जी, नॉन परमानेंट मेंबरशिप 2 साल के लिए होती है।
ये पॉइंट एक आ गया हमारे पास अल्टीमेटली कंसिडर करने का कि इसके अंदर इलेक्शंस का क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं डिस्कस करने के लिहाज से कि अब गौर से सुनिए, मैंने आपको एक बात बताई लास्ट हम लेक्चर जब डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको एक बात बताई कश्मीर के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या अगर एक स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है तो क्या वो अपना मसला सिक्योरिटी काउंसिल में प्रिवेल नहीं करवा सकती, वो उठा नहीं सकती अपना मसला। और हमने उस पर ये कहा था कि हाँ जी वो अपना मसला उठा सकती है, लेकिन खुद नहीं उठा सकती, किसी के जरिए वो अपने मसले को डिस्कस करवा सकते हैं। एक और क्राइटेरिया भी आपके पास एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई ऐसा मसला डिस्कस हो रहा है जिसके इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर कंट्रीज हैं वो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि प्रॉब्लम ए डिस्कस हो रहा है और ये प्रॉब्लम ए जो है वो असल में प्रॉब्लम बी और सी के दरमियान में है, ठीक है, डिस्कस हो रहा है ए, प्रॉब्लम है किन कंट्रीज के दरमियान, बी और सी के दरमियान। इमेजिन कर लें कि इस टाइम बी और सी दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है, दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है, या ये कह सकते हैं बी मेंबर है सी मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 ऑफ द यूएन चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो इन स्टेट्स को कॉल कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल में टू डिस्कस देयर मैटर। सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द यूएन चार्टर to call upon the states which are the party to the dispute, to discuss their matter in the Security Council. लेकिन मसला कहां है, मसला यह है कि these countries if called by the Security Council can only discuss the matter, they cannot vote on the resolution. ये रेजोल्यूशन पे वोट नहीं कर सकते, ये सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं मैटर को। यानी अगर एक मसला डिस्कस किया जा रहा है, उसके जो दो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके दरमियान मसला है कंट्रीज के दरमियान, अगर वो मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के, तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द यूएन चार्टर कि वो उन स्टेट्स को बुला सकती है सिक्योरिटी काउंसिल में टू डिस्कस देयर मैटर, बट दे विल नॉट हैव द राइट टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। इनके पास रेजोल्यूशन का वोट नहीं होगा क्योंकि इनको डिस्कस करने के लिए बुलाया गया होगा। तो वोट तो 15 मेंबर ही करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल जो है कोई दो स्टेट्स आ गई हैं डिस्कस करने के लिए मैटर, उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। इमेजिन कर लेते हैं कश्मीर का प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये प्रॉब्लम है, ना इस वक्त इंडिया मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, ना पाकिस्तान मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर एग्जाम्पल, और कश्मीर के मसले को डिस्कस किया जा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द यूएन चार्टर कि वो दोनों स्टेट्स को बुला सकती है कि भाई आओ और आपने मसले को डिस्कस करो हमारे पास में, बताओ क्या मसला है आपका। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, उनके पास पावर है बुलाने की, वो ना बुलाएं उनकी मर्जी, लेकिन दे हैव द पावर टू कॉल अपॉन द स्टेट्स। अब इंडिया और पाकिस्तान आ गए सिक्योरिटी काउंसिल में मसले को डिस्कस करने के लिए, बाकी 15 मेंबर्स तो ऑलरेडी हैं, 2 मेंबर्स और आ गए हैं इस वक्त, पाकिस्तान और इंडिया, कश्मीर के मसले को डिस्कस करने के लिए। अब जब इस पे रेजोल्यूशन आएगी तो रेजोल्यूशन पे वो 15 मेंबर ही वोट करेंगे जो असल में थे। ये जो 2 आए हैं सिर्फ डिस्कस करने के लिए, इनका काम सिर्फ डिस्कशन था, ये वोट नहीं कर सकते सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो उसके ऊपर रेजोल्यूशन के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाला है कि इसके अंदर ये पावर एग्जिस्ट करती है आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल के पास, दे कैन कॉल अपॉन द मेंबर स्टेट्स to discuss the matter if those members are not the members of the Security Council but the members of the United Nations. अगर वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं हैं, तो फिर वो उनको कॉल अपॉन किया जा सकता है, उनको बुलाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 31 ऑफ द यूएन चार्टर कि वो आए और मसले को डिस्कस कर लें, मसले को डिस्कस करके वो जो है वो उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। बाद में जब रेजोल्यूशन आएगी तो उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते हैं जी आगे।
voting procedure in the Security Council. जी, पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, मेंबर्स कोई भी कॉल करवा सकता है, कोई भी कॉल करवा सकता है कि ये मेंबर्स जो हैं ये दे आर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, लेकिन अप्रूवल उसका प्रेसिडेंट ही देगा. फॉर एग्जाम्पल चाइना कहता है कि जो है आप पाकिस्तान इंडिया को बुला लें जी कश्मीर के ऊपर, और इस टाइम प्रेसिडेंट जो है फॉर एग्जाम्पल फ्रांस है, तो चाइना ने इसको सजेस्ट किया है, चाइना सजेस्ट करके फ्रांस को भिजवा देगा, फ्रांस उसको अप्रूवल देके उनको बुला लेगा. तो फाइनल अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट का ही होता है, लेकिन सजेशन कोई भी स्टेट दे सकती है. तो जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही इसको जो है बुलाता है. एनी स्टेट कैन गिव द सजेशन फॉर अदर स्टेट्स टू बी कॉल्ड अपॉन एंड द फाइनल अप्रूवल इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. अब हम डिस्कस कर रहे हैं वोटिंग प्रोसीजर. इन द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल के वोटिंग प्रोसीजर्स. इंडिया 2021 मेंबरशिप से कश्मीर इशू पे क्या इफेक्ट होगा, इस पे बात करते हैं. मैं जरा पहले ये कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको इस पे बताता हूं, क्योंकि ये पॉइंट कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद विल टॉक अबाउट दिस. वोटिंग प्रोसीजर इन द सिक्योरिटी काउंसिल. अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग का क्राइटेरिया क्या है, आपको मैंने बताया कि टोटल 15 मेंबर हैं. 15 मेंबर्स के अंदर से 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं. जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास एक पावर होती है, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है वीटो पावर. वीटो पावर का मतलब क्या है? वीटो पावर का मतलब यह है कि कोई भी रेजोल्यूशन अगर कोई भी परमानेंट मेंबर स्टेट उसको वीटो कर दे, वीटो का मतलब उस पर नो कर दे, यानी जब रेजोल्यूशन पे वोट हो रहा हो तो कोई भी परमानेंट मेंबर कह दे जी नो, जब यस और नो वोट हो रहा है, किसी परमानेंट मेंबर ने कह दिया नो, इसका ऑटोमेटिकली मतलब हो गया कि वो रेजोल्यूशन वीटो हो गई. राइट? अब जरा समझ लीजिए इस पॉइंट को कि ये वोटिंग प्रोसीजर्स क्या है. टोटल आपके पास मेंबर है 15. ये जरा टेक्निकल सा पॉइंट है, समझ लीजिए तसल्ली से. टोटल मेंबर्स है 15. रेजोल्यूशन पास करने के लिए 9 वोट चाहिए. 9 votes are needed for a resolution to be passed out of 15 without the use of veto. फिर सुनिए, 9 votes are needed out of 15 without the use of veto. अगर वीटो हो गया और आपके 9 वोट्स हुए भी लेकिन साथ वीटो भी हुआ है तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी. रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी. यानी 9 आउट ऑफ 15 चाहिए विदाउट अ वीटो. मैं आपके साथ एक कंडीशन आपको समझाता हूं. समझ लीजिए कि आपको वोट चाहिए थे 9, आपको मिल गए 15, सॉरी 14. चाहिए कितने थे? 9 रेजोल्यूशन पास करने के लिए. मिले कितने? 14. एक ने नो कर दिया. ये नो जो किया है यूएसए ने, क्या रेजोल्यूशन पास हो जाएगी? क्या रेजोल्यूशन पास हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वीटो हो गया. ठीक हो गया, वीटो हो गया. अच्छा जी, आपको टोटल वोट मिल गए जो है वो 8. सारे P5 ने यस कर दिया, किसी ने नो नहीं, मैंने वीटो नहीं हुआ. ऑल P5 यस. 7 वोट नो हो गए, कोई वीटो नहीं है इसमें. क्या रेजोल्यूशन पास हो जाएगी? सारे P5 ने यस किया हुआ, रेजोल्यूशन पास हो जाएगी? नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम 9 वोट्स चाहिए थे, आपको 8 वोट मिले, आपको जो है वो 9 वोट्स नहीं मिले. क्लियर? इसके बाद एक और कंडीशन देख लेते हैं. आपको 9 वोट मिले यस, 5 वोट मिले नो, 1 वोट मिला एब्सटेन. ये जो एब्सटेन है, एब्सटेन का मतलब होता है उन्होंने यस किया या नो किया है, उन्होंने कहा जी हमने वोट नहीं करना. ये है एब्सटेन वाला है यूएसए. बाकी जो चारों P5 हैं उन्होंने यस किया हुआ. बाकी जो 4 P5 रह गए उन्होंने यस किया हुआ है. एक यूएसए ने जिसके पास वीटो पावर है उसने एब्सटेन कर लिया, 5 नो हो गए. रेजोल्यूशन पास हो जाएगी? रेजोल्यूशन पास हो जाएगी? यस.
इसलिए पास हो जाएगी क्योंकि वीटो तो हुआ ही नहीं, वीटो ना हो बस। अगर वीटो हो गया तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी। जितने मर्जी आपके पास वोट पड़े हों, जितने मर्जी वोट आपके पास हो 15 में से, अगर वीटो हो गया है वो सारे के सारे वोट खराब, कैंसल, इंतकाल उन वोट्स का। ठीक है जी, तो वो वोट्स खत्म हो जाएंगे। जितने मर्जी वोट्स जो हैं आपके पास जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको वोट्स चाहिए एटलीस्ट 9 विदाउट द यूज ऑफ वीटो। अगर वीटो हो गया, आपके जितने मर्जी वोट मिले हो आपको, वो सारे के सारा अल्टीमेटली आपका जो है वो खत्म हो जाता है क्राइटेरिया। ठीक है जी। वीटो का मतलब क्या है कि 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं आपके, 5 जो P5 हैं, यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस और रशिया, ये 5 P5 मेंबर्स हैं। ये 5 जो हैं, इनमें से कोई भी अगर वीटो कर दे, यानी कह दे कि जनाब नो, रेजोल्यूशन नो कर दे, नो कर दे, तो वो वीटो हो जाएगा अल्टीमेटली। क्लियर है जी? क्या जी? क्राइटेरिया फॉर परमानेंट मेंबर्स, क्राइटेरिया फॉर द परमानेंट मेंबर्स बड़ा सिंपल सा था, दे वर द विक्टर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बस ये क्राइटेरिया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्टर्स थे जी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे और इन्होंने जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा यूनाइटेड नेशंस। इन्होंने एक पावर अपने लिए रखी जिसका नाम था वीटो पावर, और वीटो पावर उन्होंने अपने पास रखी हुई है और आज तक कोई इसको पावर को एक्स्ट्रा को अचीव नहीं कर सका, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि अगर आपने कोई भी पावर चेंज करनी है सिक्योरिटी काउंसिल में, वीटो पावर चेंज करनी है, तो आपको ऑलरेडी प्रेजेंट वीटो पावर्स का अप्रूवल चाहिए। यानी अगर आपने कोई नया वीटो पावर ऐड करना है तो आपको ऑलरेडी 5 P5 का अप्रूवल चाहिए। अगर आपने किसी P5 की मेंबरशिप को खत्म करना है, उसके लिए भी आपको P5 का अप्रूवल चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कहना है कि यूएसए की अब से वीटो पावर नहीं है, तो उसके लिए आपको यूएसए का अप्रूवल भी चाहिए, और वो कहेगा कि हाँ जी अब मेरी पावर आज से वीटो की नहीं है। तो ये हम कोई बच्चों की दुनिया में नहीं रह रहे, राइट? तो अप्रूवल ऑफ द P5 इज नीडेड फॉर एनी चेंज इन द P5। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया विल बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया विल नेवर बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बिकॉज चाइना विल नेवर अप्रूव इट। चाइना विल नेवर अप्रूव इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूएस इसको अप्रूव करता है इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को, रशिया इसको अप्रूव करता है, फ्रांस उसको अप्रूव करता है। अप्रूव करने के बाद आपको हद से ज्यादा जरूरत है वो चाइना है, क्योंकि चाइना का जब तक अप्रूवल नहीं आएगा, चाइना का जब तक अप्रूवल नहीं आएगा, तब तक इंडिया परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बन सकता, राइट? तो परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बन सकता। देयर कैन बी 6, देयर कैन बी 20 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। मरियम आपने पूछा कि देयर कांट बी 6, देयर कैन बी 20 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन उसके लिए परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। परमानेंट मेंबर्स जिसको मर्जी अप्रूव कर दें कि हाँ इसको परमानेंट, ठीक है, 5 कंट्रीज है ना, उन 5 कंट्रीज ने अप्रूवल दे दिया कि पाकिस्तान को परमानेंट मेंबर बना दो, पाकिस्तान बन जाएगा, राइट? परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। फिजी को बना दो, फिजी बन जाएगा। अप्रूवल ऑफ द P5 चाहिए आपको बस, और P5 जब तक अप्रूवल नहीं देंगे, जिसके बारे में अप्रूवल दे देंगे वो जो है परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बन जाएगा। यस, देयर इज अ रूम फॉर हेgemony उनकी एग्जिस्ट करती है। तो व्हाई दे बिकम, हाउ दे बिकम द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? दे वर द विक्टर्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के विक्टर्स थे, इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीती थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद इन्होंने जनाब क्या किया कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम इन्होंने यूनाइटेड नेशंस रखा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इन्होंने अपने लिए एक परमानेंट मेंबरशिप अपने लिए रख ली, 5 परमानेंट मेंबर्स, वो बन गए 5 परमानेंट मेंबर्स। क्लियर है जी? तो ये है, दे वर द विक्टर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। असूल है कि जंग के बाद असूल उसी का लगता है, जंग के बाद अब आपको जी तो बड़ी ज्यादती है, दुनिया में ऐसे ही चलता है, दुनिया में ऐसे चलता है।
कभी कोई किसी उस कंट्री से नहीं पूछता कि आप जो है फॉर एग्जांपल आप हार गए हो जंग तो हम आपकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर लें। नो, the states which win the war, they have the right to implement their own policies। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें जो है एग्जिस्ट करती हैं। सो इट वाज द रीजन के विक्टर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे और ये चीजें जो है एग्जिस्ट कर रही हैं। जी जी, जीना कह रही है कि फी पे करेंगे यूएन के फंड में P5 वाले। क्या लगता है आपको जीना, ये पे करते होंगे पैसे? क्या इनको भी इमरान खान की तरह जो है इनको इजाजत होगी कि ना पे करो? वहीद से बताओ यार इनको, वहीद बताओ इनको। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आपके पास सारी कंट्रीज जो है पैसे पे करते हैं, हु आर द मेंबर्स ऑफ द व्हिच आर द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जो ये चीज जो भी है आपके पास, परमानेंट मेंबर हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जो मर्जी हो, जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तब तक उनको फी माफ नहीं होगी। अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिस मुल्क के, सिर्फ उनको फी माफ है। पाकिस्तान के मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, सिर्फ पाकिस्तान को फीस माफ है और किसी को फीस जो है माफ नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? अल्टीमेटली ये आपके पास ये समझ आ गया आप लोगों को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी जनरल असेंबली दे पे एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर हो गया जी? अब चलते हैं जी आगे। आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूं। पाकिस्तान जी, वहीद आपके लिए स्पेशल, पाकिस्तान इवन पे टू द IMF। आपको पता है हम IMF को भी पैसे देते हैं। हमने तो ये सुना है ना कि हम IMF से पैसे लेते हैं, हम IMF को पैसे देते भी हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंबर होता है IMF का, वो IMF की फिर एनुअल उसके पैसे उसको पे करने पड़ते हैं, जो उसकी मेंबरशिप की फीस होती है। जो मेंबरशिप की फीस वो पे करेगा तो फिर बाद में कर्जे के काबिल होगा ना उससे। तो हम IMF को जी सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, उनके ब्राइब नहीं होता। जो उनकी जो मेंबरशिप की फीस है वो अल्टीमेटली जो है वो पे करनी पड़ती है। लेकिन मसला क्या है कि जब से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से IMF ने भी कहा कि सर, क्योंकि UN ने आपसे पैसे लेने मना कर दिए हैं तो हम भी आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो अब वो भी उन्होंने जो है मना कर दिया कि अब वो भी पैसे जो है वो नहीं लेंगे, IMF वाले भी पाकिस्तान से। ठीक है, तो पाकिस्तान पहले जो है मियां साहब के दौर तक, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती थी, तो वो जो पैसे नहीं देता। ठीक है जी, कितने पैसे पे करता है ये तो हर स्टेट पे डिपेंड करता है, उसकी मेंबरशिप की फीस एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि IMF का कितना क्राइटेरिया है, क्योंकि IMF इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। UN का जो है वो पार्ट नहीं है, इसीलिए जो है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इसका कितने पैसे वो देता है पाकिस्तान, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, वो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कितना उसका आता है। यू नेवर सपोज टू राइट दिस ऑन इन द पेपर। आपने लिखना है, आप लिखिएगा जरूर अपनी मर्जी से। अगर खुदा ना खास्ता को उसमें कोई खराबी, इसको लिखना है कि नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, ये तो वैसे ही हमने बात की अल्टीमेटली। ठीक है जी, अब ये देखें जी, ये हमारे पास अल्टीमेटली पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था जो हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस को वोटिंग क्राइटेरिया को डिस्कस किया। वोटिंग क्राइटेरिया के बाद हमने जो है वो अंडरस्टैंड किया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो आपके पास नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैं वो किस तरह जो है आते हैं। इस प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड किया, सारी की सारी चीजों को। अब हमने जो डिस्कस करना है वो पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है। दो पावर्स एंड फंक्शन सिक्योरिटी काउंसिल की, सिर्फ उसको डिस्कस कर लेते हैं। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस करें जी। अभी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है?
हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? अब वीडियो स्टक तो नहीं हो रही? ब्रेक लेते हैं, यूएस सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं ब्रेक देता हूं आपको 2 मिनट। क्लियर हो गया जी? अब ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस कर रहे थे। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जी राणा साहब 2 मिनट की, 2 मिनट की ब्रेक काफी होती, ठीक है? तो अंडरस्टैंड, ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं जी। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल जी। 2+8 नहीं, ये मैं बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना का स्कोर वो नहीं पूछ रहा, लेकिन खैर छोड़ें, उस डिटेल में नहीं जाते, जो फुटबॉल के हैं उनको पता होगा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस कर रहे थे जनाब हम। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, लेट अस अंडरस्टैंड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। वो क्या हमारे पास अंडरस्टैंड होती हैं, क्या चीजें हैं पावर्स एंड फंक्शंस की? वो हमारे पास हैं टोटल 6 जो हमारे पास पावर्स एंड फंक्शंस है, छोटे छोटे पावर्स एंड फंक्शंस हैं, उसको साथ साथ जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो करते हैं। क्या? नंबर 1 लिख लीजिए, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पॉइंट नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, maintenance of international peace and security in accordance with the, लिखिएगा, maintenance of international peace and security in accordance with the purposes and principles of the United Nations. पहला पॉइंट, maintenance of international peace and security in accordance with the purposes and principles of the United Nations. ये पहला क्राइटेरिया है, ये पहला पावर एंड फंक्शन है सिक्योरिटी काउंसिल। द फर्स्ट पावर एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल is the maintenance of international peace and security in accordance with the principles and the purposes of the United Nations. Clear है जी? इसी के आगे लिखिए पॉइंट नंबर 2, United Nations Security Council, the Security Council can investigate any dispute. United Nations Security Council जी, इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1970 was stopped by the UN. इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई नहीं 70 के अंदर, वही 71 में हुई थी, ठीक है? तो हाँ, 70 के अंदर वो होने लगी थी तो उसको रोक दिया था यूएन ने। लेकिन 71 की जो वॉर थी वो अल्टीमेटली हुई इस तरह थी कि पाकिस्तान जो है उसमें सरेंडर कर गया था, यूएन को कोई ताल्लुक नहीं था उसके साथ। ये मैं आपको, ये सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीट कर लूं ना, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। पॉइंट जेन से निकल के क्या बात कर रहे थे? व्हाट वाज द पॉइंट वी वर डिस्कसिंग अभी? हाँ जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट, यस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट दैट मे लीड आवाज आ रही है? नहीं यूसुफ साहब, राणा साहब, इतनी जल्दी नहीं, राणा साहब नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी जो है हमने मौका नहीं दिया कभी ब्रेक का, ठीक है जी? कमिंग बैक टू द पॉइंट वी वर डिस्कसिंग, तो वी वर डिस्कसिंग द आइडिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट, ये राणा साहब की दुआएं हैं जिनकी वजह से जो है इंटरनेट आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा,
इंटरनेट जो आगे पीछे हो रहा है, ये राणा साहब जो है ये मुसल्ले पे बैठे हैं, ठीक है राणा साहब, थोड़ा हाथ थोड़ा रखो. So let us understand what we were discussing. United Nations Security Council has the power to determine the existence, the power. जी, पॉइंट नंबर 2 मैं बता रहा था. पॉइंट नंबर 2 हमने डिस्कस किया, फिर सुन ले, मैं बताता हूं, सुन लीजिए. पॉइंट नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया, United Nations Security Council has the power to investigate any dispute that may lead to international peace and security. Can investigate any dispute that may lead to international peace and security. Point number 3, Security Council has the power. Security Council has the power to determine the existence. Security Council has the power to determine the existence of any dispute. Security Council has the power to determine the existence of any dispute that may lead to any act of aggression from the countries. That may lead to any act of aggression from the countries. Clear है जी? Point number 4 पे आ जाते हैं. United Nations Security Council can take military action. United Nations Security Council can take military action against any aggressor country. United Nations Security Council can take military action against any aggressor country. उसके पास ये पावर है कि वो मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है. लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास अपनी कोई जाती मिलिट्री तो है नहीं, तो यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पे कोई स्टेट मिलिट्री एक्शन लेती है. यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पे कोई स्टेट मिलिट्री एक्शन लेती है. जिस तरह अगर हम देखें कुवैत वॉर जो 1991 की हुई थी, उसमें यूनाइटेड नेशंस ने मिलिट्री एक्शन लिया था थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जरिए मिलिट्री एक्शन लिया गया था, राइट? तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल खुद मिलिट्री एक्शन अपना इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास अपनी को मिलिट्री तो है नहीं. लेकिन अगर उसको लगता है कि जनाब इस मसले को सॉल्व करने के लिए मिलिट्री एक्शन जरूरी हो गया है, तो वो फिर किसी स्टेट के जरिए जाकर मिलिट्री एक्शन जो है वो ले सकता है. सर वॉर के लिए भी नहीं, वॉर के लिए परमिशन नहीं, वॉर तो वो खुद कर रहे हैं, ना स्टेट्स आपस में. लेकिन अगर वॉर को रोकने के लिए किसी मिलिट्री इंटरवेंशन की हो रही है, जिस तरह कुवैत वॉर चल रही थी कुवैत के दरमियान, अब वो रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस बार बार उनको फोर्स कर रहा था, वो बाज नहीं आ रहे, तो यूनाइटेड नेशंस ने फिर यूएस को इंटरवीन करवा दिया उसमें. तो फिर ये आपके पास आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता. तो ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्रेटिव है, वो किसी को भी कह सकता है इंटरवीन करने के लिए. यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्रेटिव है किसी को भी इंटरवीन करने के लिए जो है वो कह सकता है, ये उसका अपना प्रोग्रेटिव होता है. ठीक है जी. नेटो भी आ सकता है आपके पास, जो है वो यूएस भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है. यूएन का प्रोग्रेटिव है, उसका अपना जाती सिक्योरिटी काउंसिल का प्रोग्रेटिव है, सॉरी, जिसको वो डिस्कस कर सकता है. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. पॉइंट नंबर 5, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू क्रिएट. United Nations Security Council has the power to create laws. United Nations Security Council has the power to create laws to regulate the armaments. United Nations Security Council has the power to create laws to regulate armaments. ये जो आर्म्स हैं, ये जो वेपन्स हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए जो लॉज हैं, ये पावर बनाने की जो है, ये इनकी लॉज बनाने की पावर भी सिक्योरिटी काउंसिल के पास है. क्लियर है जी. नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. आर्टिकल में लिखा होता है यूएन फोर्सेस. कुछ फोर्सेस होती हैं जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं. जिस तरह सम फोर्सेस आर पीस कीपिंग फोर्सेस एंड सम फोर्सेस आर मिलिट्री फोर्सेस. जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो यूएन की अपनी नहीं होती. यूनाइटेड नेशंस के पास पावर ही नहीं है मिलिट्री एक्शन लेने की. यूनाइटेड नेशंस के पास जो पावर है मिलिट्री एक्शन लेने की, वो किसी और स्टेट के जरिए है. ये जो है यूएन फोर्सेस की जो आप बात कर रही हैं, ये पीस कीपिंग फोर्सेस हैं. इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टेट के अंदर वो जाती हैं जहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो वहां पे पीस को प्रिवेल करवाने के लिए वहां पर जो है फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमैनिटेरियन
कि ह्यूमन राइट्स का मसला है तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन वहां पर करती है, वहां पर कोई फ्लड्स आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो जो आपके पास ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के काम करते हैं, उनको कहा जाता है यूएन फोर्सेस। ये उन फोर्सेस की बात हो रही है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लिखें जी, सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर, सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू रेकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। याद कीजिए हमने पढ़ा था आर्टिकल 4 के अंदर, आर्टिकल 4 में यूनाइटेड नेशंस हैज द पावर टू रेकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल elects, United Nations Security Council elects the judges of International Court of Justice with the General Assembly. United Nations Security Council जी 0.5 0.5 आपने पढ़ा अभी, आर्मामेंट्स का आर्मामेंट्स दी, रेगुलेट आर्मामेंट्स दी, यूनाइटेड नेशंस इसको डील करता है, आईएईए इसको डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू इलेक्ट द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विद द जो है वो जनरल असेंबली, विद द जनरल असेंबली। क्लियर है जी। ये हमारे पास कुछ चीजें, कुछ पावर्स एंड फंक्शंस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है अल्टीमेटली जो एग्जिस्ट करते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस। आखिरी बात सिक्योरिटी काउंसिल में लिख लीजिए, इनके सेशंस के बारे में, इनके सेशन कब कब होते हैं, और उसके बाद हम जो है वो 2-4 मिनट की ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी। आर्टिकल पॉइंट नंबर 2 और 3 में, पॉइंट नंबर 2 जो है वो इन्वेस्टिगेट करने का था, कोई इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उसको, और पॉइंट नंबर 3 है डिटरमिन, कि वो डिटरमिन करते हैं कि अच्छा ये एक मसला है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लीड कर सकता है, मतलब इट में लीड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, वो डिटरमिन कर लेते हैं। फिर उनके पास ये भी पावर है कि उस मसले को इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज डिटरमिनिंग एनी इशू दैट मे लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन, डिटरमिनिंग एनी इशू दैट मे लीड टू इंटरनेशनल जो है वो एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। तो जब वो उसको डिटरमिन कर लेते हैं तो फिर उनके पास पावर उसको इन्वेस्टिगेट करने की भी है, तो इन्वेस्टिगेट करने की पावर भी है। आप डिटरमिन वाले पॉइंट को पॉइंट नंबर 2 बना लें और इन्वेस्टिगेट वाले को पॉइंट नंबर 3 बना लें, आप तक सीक्वेंस बन जाएगा आपका। डिटरमिन भी करने की पावर उनके पास है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर भी उनके पास। क्लियर हो गया जी। सेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। वैसे तो यूनाइटेड नेशंस के 2 सेशंस होते हैं साल में, 2 सेशंस यूनाइटेड नेशंस के आप जो है वो होते हैं साल के अंदर, ठीक है। तो लेकिन कोई स्पेशल सेशन एक्स्ट्रा भी कॉल किया जा सकता है। एनी एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, बट देयर फॉर्मली देयर आर 2 सेशंस दैट जो है वो टेक प्लेस एज फार एज एनुअली जो आपके पास जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डील किए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सिक्योरिटी का ये कंपलसरी नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क में होंगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी काउंसिल है। ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं कि न्यूयॉर्क में मीटिंग होगी, किसी और शहर में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक इनकी मीटिंग हुई थी अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा कहां कैपिटल है? ये इथियोपिया का कैपिटल अदिस अबाबा। अदिस अबाबा के अंदर भी इनकी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है जी। इथियोपिया के अंदर वो जो है वो जो मुल्क है उसका कैपिटल है अदिस अबाबा, ठीक है जी। इसको अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री अगर आपको याद हो तो मुसलमानों ने एक वो की थी, हिजरत की थी हबशा की तरफ, जिसका बादशाह था निजाशी। वो जो हबशा का इलाका है वो इथियोपिया है। इथियोपिया इज हबशा। इथियोपिया का इलाका है जिसको हबशा कहा जाता है। वो बहुत सा इलाका जो हबशा का उस दौर में था वो अब इस वक्त इथियोपिया का इलाका जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो कैपिटल है अदिस अबाबा, वहां पर भी मीटिंग हुई है एक दफा जो है इसकी जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, राइट।
तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहीं भी मीटिंग कर सकता है। आप यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के बाहर भी कर सकता है। इनकी 2 एनुअल मीटिंग्स होती हैं और इसके अलावा ये अपनी स्पेशल मीटिंग्स भी कॉल कर सकते हैं, स्पेशल सेशंस भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर है जी? जहां पर हम जनरल असेंबली को सिक्योरिटी काउंसिल को ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद अब हम